मूविंग नेक्स्ट बच्चे, लेट अस सी, जब हम अब फेडरलिज्म के फीचर्स समझ चुके हैं तो हमें ये चेक करना है कि क्या हम इंडिया को भी फेडरल कंट्री बोल सकते हैं, क्या वही फीचर्स कहीं ना कहीं इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये तो जब हमने होल्डिंग टुगेदर में इंडिया का एग्जाम्पल दे दिया तो ये तो क्लियर है ही कि इंडिया फेडरलिज्म होल्ड करता है। तो लेट अस सी किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जा सकता है। क्लियर, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ये आपका टॉपिक है कि इंडिया को फेडरल क्या बनाता है। मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं लेकिन हम फिर भी आई विल रीड इट ऑल्सो सो दैट इसमें 1 मार्क क्वेश्चंस को भी मैं आपको हाईलाइट कर सकूं। सबसे पहला है टू टायर सिस्टम। क्लियर, कि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर टू टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट। Later, the third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. Clear? हमारे जैसे कि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक्चुअली तो दो गवर्नमेंट का ही प्रोविजन होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन क्योंकि इंडिया वास्ट कंट्री थी और हम चाहते थे, देखिए आप, पंचायती राज का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है? जो पंचायती राज का कॉन्सेप्ट है वो गांधीयन प्रिंसिपल्स से उठाया गया है, क्योंकि गांधी जी जो है वो हमेशा ये कहते थे कि डेवलपमेंट जो है वो जब तक, डेवलपमेंट कभी भी ऊपर से नीचे नहीं जानी चाहिए, डेवलपमेंट नीचे से ऊपर आनी चाहिए। तो सबसे नीचे हमारा कौन सा सिस्टम है जो हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में बांटता है? वो है हमारे गांव, क्योंकि इंडिया स्टिल इज लार्जली अ रूरल कंट्री और पहले तो आपको पता है सारा ही रूरल एरिया हुआ करता था। तो गांव है जो हमें सबसे पहले एक सोसाइटी का हिस्सा बनाते हैं। गांव में जब हम सोशलाइज करते हैं, चौपाल पे बैठते हैं, अपने गांव के मैटर्स को डिस्कस करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो डेमोक्रेसी की फर्स्ट प्रैक्टिस तो हम गांव से शुरू कर रहे हैं। इज इट क्लियर? इसीलिए जो थर्ड टायर था गवर्नमेंट का, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उसकी इंट्रोडक्शन की गई थी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के तहत। पंचायत 73rd अमेंडमेंट में आता है और रूरल आपकी अर्बन गवर्नमेंट जो है, म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो आपका 74th अमेंडमेंट में आता है। तो थर्ड टायर हमने अपने कंट्री को दिया है। तो फर्स्ट फीचर जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट हमारी कंट्री में भी मौजूद है, इसलिए हम इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर कह सकते हैं। क्लियर? सेकंड फीचर देखेंगे, एंजॉय सेपरेट पावर्स। अब बहुत देर से ये पॉइंट आ रहा है ना बार बार, जुरिडिक्शन जुरिडिक्शन जुरिडिक्शन, गवर्निंग द सेम सिटीजन बट विद डिफरेंट जुरिडिक्शन। तो ये जुरिडिक्शन है क्या, इसको फाइनली अब समझ लेते हैं। क्लियर? जुरिडिक्शन मीन्स या एंजॉय सेपरेट पावर jurisdiction. The Constitution clearly provides threefold distribution of legislative power between the Union government and the state governments. के आप देखिएगा, thus it consists of, it contains 3 lists. अब देखिए किस jurisdiction की बात कर रहे हैं, और पावर शेयरिंग में भी हमने बात किया कि अपने अपने पावर्स को एक्सेस करते हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं ये पावर्स और कौन दे रहा है इनको पावर्स? पावर्स तो इनको कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है, लेकिन किस पावर की बात कर रहे हैं? देखिए, कंट्री को गवर्न करने में बहुत सारे मैटर्स होते हैं जिनको दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट को उनके ऊपर ध्यान देना होता है, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम है सर्विंग द पीपल। गवर्नमेंट क्यों पावर में आ रही है? टू सर्व द पीपल ना, एंड डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल। डेमोक्रेसी तो है ही लोगों के लिए। तो जब लोगों से रिलेटेड इतने सारे मैटर्स होते हैं, कुछ मैटर्स होते हैं जो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफेंस है आपका, आप अपनी डिफेंस को हल्के में नहीं ले सकते, आपको कभी भी कोई भी अटैक करके आपकी कंट्री को एनेक्स कर सकता है। क्लियर? तो वो ये मैटर जो है, अब आप देखो इस मैटर को, क्या हम इसमें इस मैटर को हम किसी स्टेट के अंडर दे सकते हैं? कोई अगर करप्ट पॉलिटिशियन होगा तो स्टेट में इन्फिल्ट्रेशन करवा के वो पूरी कंट्री की सिक्योरिटी को एट स्टेक ला सकता है। इसलिए कुछ मैटर्स हैं जो कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो मैटर्स जो हैं रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि वो पूरी कंट्री के रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी। और जो मैटर्स आपकी स्टेट के कंसर्न है वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। तो इस तरीके से 3 लिस्टें बनाई गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है ये प्रोविजन भी। द सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, उन सब्जेक्ट्स को 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया है। इंजॉय सेपरेट पावर्स एंड जुरिडिक्शन का मतलब ये है दैट subjects related to country's development work
हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट। उन लिस्ट को क्या कहते हैं हम? नंबर 1 है आपकी यूनियन लिस्ट, नंबर 2 है आपकी स्टेट लिस्ट, नंबर 3 है आपकी कंकरेंट लिस्ट, और नंबर 4 है आपकी रेजिड्यूरी लिस्ट। अब आप ये देखिए, जो आपकी यूनियन लिस्ट है उसमें आपके 97 मैटर्स आते हैं, राइट? यूनियन लिस्ट में आपके 97 मैटर्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में आपके 66 सब्जेक्ट्स आते हैं, कंकरेंट लिस्ट में आपके 47 सब्जेक्ट्स आते हैं। 97 यूनियन लिस्ट, 66 आपके स्टेट लिस्ट, 47 आपकी कंकरेंट लिस्ट। इज इट क्लियर? अब ये मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, आप पहले वो सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। तो ये आपका 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, दैट हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, और ये जूनियर क्लासेस में आप कर चुके हो, 8th क्लास में आपने ऑलरेडी किया हुआ है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर कंटेन्ड इन कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, जो भी है 1 मार्क में आपको ये क्वेश्चन आता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दीज लिस्ट्स? क्लियर? ये लिस्ट जो है सब्जेक्ट्स कंटेन करती है। जैसे हमने कहा कंकरेंट आपकी जो यूनियन लिस्ट है उसमें 97 सब्जेक्ट्स है। अब ये 97 सब्जेक्ट्स जो हैं इट रिलेट्स टू कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट। यूनिफॉर्म पॉलिसीज होनी चाहिए जो पूरी कंट्री में एक जैसी लागू की जाएगी। अब आप देखिए करेंसी है, क्या ऐसा हो सकता है कि दिल्ली में तो कोई और करेंसी नोट चलते हैं, क्योंकि दिल्ली तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, राइट? यूनियन टेरिटरी है। तो और पंजाब वालों को 100 वाला नोट पसंद नहीं है तो उन्होंने कोई और कलर का 100 का नोट बना रखा है, या फिर हिमाचल वालों को ग्रीन कलर का 50 नोट का नोट नहीं पसंद तो उन्होंने किसी और कलर का बना रखा है। ऐसा नहीं होगा ना, तो फिर तो हम वापस वो जोल्वेरियन वाले केस पे चले जाएंगे जो हालत जोल्वेरियन बनने से पहले थी, राइट? तो अभी क्या है कि कुछ मैटर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो मैटर्स हैं जो कंट्री से एज अ होल रिलेट करते हैं और यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए उनकी रेफरेंस में। क्लियर? तो वो आपके सब्जेक्ट्स कंटेन्ड है यूनियन लिस्ट में, और इस पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिजाइड ओवर करती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है इन 97 सब्जेक्ट्स की, जो कि इसमें यूनियन लिस्ट में दिए हुए हैं। और कुछ का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, करेंसी, डिफेंस, देन फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। और कुछ सब्जेक्ट्स में ओवरलैपिंग भी होती है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, अब एजुकेशन पॉलिसीज जो है वो इंडिया भी बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाती है, लेकिन आपकी स्टेट गवर्नमेंट के भी तो अलग अलग बोर्ड्स होते हैं ना, तो स्टेट गवर्नमेंट भी एजुकेशन के मैटर्स पे काम करती है, क्योंकि इंडिया एज अ होल एजुकेशन जो दे रहा है सेटअप वो कंट्री वाइज दे रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए रीजनल डिस्पैरिटीज तो है ना, तो क्यों नहीं उन मैटर्स को स्टेट गवर्नमेंट उठा सकती? तो वो सब्जेक्ट आपको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर भी मिलेंगे। क्लियर है आपको? यूनियन गवर्नमेंट क्लियर हो गया, 97 सब्जेक्ट्स कंटेन्ड जिसपे यूनियन गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। उसके बाद आती है आपकी स्टेट लिस्ट, 66 सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस। अब पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तो लोकल एरिया की लोकल गवर्नमेंट ही देख पाएगी ना बेटर। पुलिस, अब आप देखो पुलिस जो है आपका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन का चेक रखती है। पुलिस के रिकॉर्ड्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कैसे जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और भी तो बहुत सारा काम है करने का, मैरिजेस हैं, डिवोर्सेस हैं, कितने सारे इश्यूज होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट भी डील करती है, और यही इश्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इसकी रेफरेंस में जो रूल बन रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और रोजमर्रा के जो मैरिजेस एंड डिवोर्सेस के इश्यूज होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखती है अपने जुडिशियल सिस्टम के थ्रू। अब स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट कंटेन 66 सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस है, ट्रेड है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, ये सारा का सारा आपका स्टेट लिस्ट में आता है। सब्जेक्ट्स के बारे में भी क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर कंटेन्ड इन विच लिस्ट, और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है गिव एग्जांपल्स ऑफ एनी ऑफ द मैटर दैट रिलेट्स टू स्टेट लिस्ट। तो आप इनमें से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। अभी हमारा सेंटर और स्टेट लिस्ट तो क्लियर हो गया, दैट मीन्स यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट क्लियर हो गया। नाउ वी हैव द कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है? 47 सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आर कंटेन्ड बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। कुछ ऐसी कॉमन चीजें जैसे एजुकेशन है,
राइट वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी रहेगा उसमें, क्योंकि ओवरऑल एजुकेशन इंडिया की हमने ग्रो करनी है, और स्टेट का भी रहेगा कि भाई हमारी स्टेट की भी एजुकेशन सिस्टम को हमने इम्प्रूव करना है, राइट। आप जब भी लिटरेसी रेट्स देखते हो तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो ना, स्टेट के लिटरेसी देखते हो और फिर नेशनल एवरेज देखते हो कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है और पर्टिकुलर स्टेट्स में क्या डिफरेंशियल्स हैं। क्लियर। तो कंकरेंट लिस्ट में वो 47 सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों गवर्नमेंट के लिए कॉमन रहते हैं, और इनके ऊपर दोनों ही गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। लेकिन अगर डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो सेंटर गवर्नमेंट का रूल जो है वो प्रिवेल करता है। इज इट क्लियर? कंकरेंट लिस्ट कंटेन्स 47 सब्जेक्ट्स, जो 47 सब्जेक्ट्स दोनों ही गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में कंसर्न में आते हैं, प्रिव्यू में आते हैं। इस पे दोनों गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, लेकिन अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल प्रिवेल करता है। ये थी आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ लिस्ट। आपकी लास्ट रहती है रेजिड्यूरी लिस्ट। अब रेजिड्यू क्या होता है? रेजिड्यूरी नाम कहाँ से निकला है, ये टर्म कहाँ से मिली है? रेजिड्यू क्या होता है? आप कागज को जलाते हो या किसी भी चीज को जलाते हो तो पीछे उसकी ऐश रह जाती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? रेजिड्यूज। जो बच गया पीछे उसे रेजिड्यूज। तो जो बच गए सब्जेक्ट्स वो आते हैं आपके रेजिड्यूरी लिस्ट में, और रेजिड्यूरी लिस्ट के ऊपर एडजुडिकेट करती है आपकी सेंटर गवर्नमेंट। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। तो अब समझ में आ गया है कि जुरिडिक्शन और पावर्स, किन पावर्स की बात हो रही है? इन सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। पावर्स यहां से डिराइव होंगे ना कि किसके पास कितने इंपॉर्टेंट मैटर्स है जिसपे आप काम कर सकते हो, जिसपे आप पॉलिसीज बना सकते हो। तो जितने स्ट्रॉन्ग पावर्स आपके हाथ में होंगे वो कहाँ से स्ट्रॉन्ग होंगे? जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स आपके पास दिए हुए हैं। अब बजट है, बजट कौन बनाएगी? बजट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी ना, क्योंकि वो पूरे इंडिया का बजट बना रही है। स्टेट के लिए तो अपना अपना बजट अलग बनता है। तो जब अपना अपना बजट बनाना है तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए, जब इंडिया का बनाना है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए। इज इट क्लियर? सो देयर आर 3-4 काइंड ऑफ लिस्ट: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रेजिड्यूरी लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे यूनियन गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, कंकरेंट लिस्ट पे यूनियन और स्टेट दोनों बनाती है, लेकिन डिस्प्यूट अगर हो जाए तो यूनियन गवर्नमेंट का डिसीजन प्रिवेल करता है। और रेजिड्यूरी वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो तीनों में से किसी लिस्ट में नहीं है, जो बच गए हैं सब्जेक्ट्स, और उन पे रूल्स एंड पॉलिसीज बनाती है आपकी सेंटर गवर्नमेंट। आई होप ये क्लियर हो गया है आपको यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट सम स्पेशल पावर्स टू फ्यू स्टेट्स। आप देखिए कुछ स्पेशल पावर्स दिए हुए हैं कुछ एक स्टेट्स को, राइट। पहले, अब तो नहीं था, 370 आर्टिकल जब वो उस पर काम हो गया है तो जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हट गया ना। पहले जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, राइट। उनका कॉन्स्टिट्यूशन ही अलग था, लेकिन अब इट कम्स अंडर द सेम कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो अब ये वाली जहाँ पे जो स्टेटमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इट डज नॉट अप्लाई एनी मोर। क्लियर? तो ये स्पेशल पावर्स क्यों दिए जाते हैं? स्पेशल पावर्स देखिए उसका कोई ऐसा कोई स्पेशल नहीं है कि कोई फेवरेट है हमारी स्टेट इसलिए दिए गया है। आपने देखा कि आई डोंट रिमेम्बर द चैप्टर, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर था ज्योग्राफी का, उसमें हमने पढ़ा था कि पूरी सारे ही स्टेट, पूरी कंट्री का सर्वे तक भी नहीं हो पाता है। किस वजह से नहीं हो पाया था? कुछ तो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में रहते हैं, लेकिन कुछ जो है फिजियोग्राफिकली बहुत डिफिकल्ट टेरेन्स हैं। क्लियर? तो ये स्पेशल प्रोविजंस उनको जो है उनकी फिजियोग्राफी की वजह से भी दिए जाते हैं, उनके साइज की वजह से भी दिया जाता है कि कुछ स्टेट्स जो है बहुत छोटी है, साइज में बहुत छोटी है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बन सकती क्योंकि वो बहुत छोटी है साइज में। और अगर आप उनको दूसरी किसी स्टेट के साथ मर्ज कर दोगे तो वो स्टेट अपने आप में बहुत बड़ी हो जाएगी। इसलिए इन एरियाज को हम अलग रखते हैं और इनको हम कहते हैं यूनियन टेरिटरीज। इज इट क्लियर? स्टेट्स के साथ हमारी कंट्री में यूनियन टेरिटरीज भी तो है ना। तो ये यूनियन टेरिटरी जो है ये डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अंडर ही रखती है। इसकी गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है, और इसमें प्रोविजंस दिए जाते हैं कि आप इंटरनली सीएम बना दो या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे किरण बेदी मैम भी है ना, एक स्टेट, एक यूनियन टेरिटरी की, उनको भी लेफ्टिनेंट वहां पे गवर्नर अपॉइंट किया गया था टू लुक आफ्टर दैट टेरिटरी। क्लियर? तो इस तरीके से जो है
यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्निंग बॉडी होती है वो डायरेक्टली सेंटर के अंडर ही आते हैं और इन एरियाज में सेंटर के रूल्स ही प्रिवेल करते हैं. लेट मी रीड इट आउट फॉर यू. We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent unit. Thus, all the states in the union do not have identical powers. Some states enjoy a special status. States such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh, Mizoram enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical circumstances. Clear? उनका जो कल्चर है आप देखिए, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट. तो वो अपने कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए अलग स्टेटस जो है वो एंजॉय करते हैं. देन these special powers are especially enjoyed in relation to protection of their land rights and indigenous people, their culture, and also preferential employment in the government services. ये स्पेशल स्टेटस ये इसलिए भी लेते हैं ताकि अपने लोगों को जो है ये प्रायोरिटी दे सके. अब आप देखिए, हिमाचल जो स्टेट है या जम्मू कश्मीर भी जो स्टेट है, वहां पर कोई भी बाहर का आदमी आके जमीन नहीं खरीद सकता. तो या तो आपको वहां पे मैरिज करनी पड़ेगी किसी लोकल गर्ल से, तो आप उसके नाम पे जमीन खरीद सकते हो, अदरवाइज आप वहां जाकर लैंड परचेज नहीं कर सकते. तो वो किस लिए किया गया है? ताकि आपका जो कल्चर है उसको आप प्रिजर्व करके रख सके. बाहर के इंसान आके बड़ी इजीली आपके एरिया में सेटल हो रहे हैं, आपकी कल्चरल ड्रेन होता है इस तरीके से. तो ये स्पेशल स्टेटस इसलिए भी इंजॉय किया जाता है. देन Indians who are not permanent resident of this state cannot buy land or houses here. Is it clear? तो कुछ states को जो है special status दिया जाता है. Second reason, similar special provision exists for some other states of India as well. There are some units of Indian Union which enjoy very little power. These are the areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing state. These areas like Chandigarh, Lakshadweep, or the capital city of Delhi are called union territories, and these territories do not have powers of the state. The central government has special powers in running these areas. Is it clear? तो ये स्पेशल प्रोविजन जो है वो कुछ एक एरिया, कुछ एक स्टेट्स को नहीं, एरियाज को दिया हुआ है जिन्हें हम यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं. और कुछ स्टेट्स को अपने कल्चर को, अपनी इथनिसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपना जैसे ट्राइबल कल्चर है वो हमारा एक अलग धरोहर है हमारी कंट्री के लिए, तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन ना हो, बाहर के कल्चर की मिक्सिंग ना हो, इसलिए ये लोग अपने आप को अलग स्टेटस पे डील करते हैं. इज इट क्लियर? आई होप आपको यहां तक समझ आ गया हो. नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे that what makes federalism so strong. फेडरलिज्म को इतना स्ट्रॉन्ग क्या चीजें बना रही है, ऐसे कौन से फीचर्स है जो फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बना रही है. जब हम रिकैपिटुलेट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी किस उससे कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. वैसे ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है. सो क्या है जो फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है? This sharing of power between the union and the government and the state government is basic to the structure of constitution. Clear? कि आपका जो पिछले चैप्टर में ही हमने समझ लिया था कि पावर शेयरिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सारी बातें क्लियर होगी. डेमोक्रेसी के लिए गुड है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखता है. तो जितने अच्छे रिलेशंस आपके सेंटर और स्टेट के बीच में रहेंगे, पावर को शेयर किया जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपकी कंट्री का फेडरल स्ट्रक्चर बनेगा. इज इट क्लियर? देन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस इन दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये स्ट्रक्चर दिया है, तो इसमें चेंजेस करना आसान नहीं है. इज इट क्लियर? इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. इसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवर में चेंज नहीं कर सकती. कि कांग्रेस को लगा कि हमें तो सबको खुले तौर पे पावर शेयरिंग करनी है, तो कांग्रेस ने अच्छे तौर पे पावर शेयरिंग करी, सबको इंडिपेंडेंट हैंड दिया, और बीजेपी आ गई तो उन्हें लगा कि नहीं, हम पावर शेयरिंग नहीं करेंगे, तो इन पावर्स के चेंजेस, पावर शेयरिंग के पैटर्न को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं. ऐसा नहीं हो सकता. क्लियर? बिकॉज दिस हैव बीन गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और आप इसको चेंज नहीं कर सकते.
Parliament cannot on its own change this arrangement. Any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament, at least 2/3 of majority. That means Lok Sabha और राज्य सभा 2/3 मेजोरिटी, जो कि हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अब देखिए हमारे जजेस हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, इनके इम्पीचमेंट के प्रोसीजर होते हैं. इम्पीचमेंट क्या होता है? इनको अगर किसी वैलिड रीजन से इनकी सीट से निकालना पड़े तो उसे इम्पीचमेंट कहा जाता है. क्लियर? आज तक इंडियन हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर हुआ होगा. सिर्फ एक बार किसी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट इम्पीचमेंट का प्रोसीजर अप्लाई किया गया था. तो इम्पीचमेंट के प्रोसीजर को कितना मुश्किल बनाया गया है, इसलिए मुश्किल बनाया गया है ताकि कोई अपने मतलब गलत इरादों को बहुत आसानी से सिद्ध ना कर पाए, अपने गलत इरादों को बहुत आसानी से अटेन ना कर पाए. इसलिए इन प्रोसीजर्स को बहुत डिफिकल्ट बनाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपने चेंजेस करने हैं तो आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की. उसके बाद अगर then it has to be rectified by legislature of at least half of the total states. हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स उसको रेक्टिफाई करेंगे, तब कहीं जाके वो लॉ जो है आपका पास होगा कि अमेंड किया जाए पावर शेयरिंग के प्रोसीजर को. इसलिए इस सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया है ताकि इसके साथ बहुत इजीली खिलवाड़ ना कर सके, बच्चों का खेल ना बनाए. क्योंकि पॉलिटिक्स होती है एंड पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय लालच ऑफ मोर पावर. तो पावर्स को अपने तरफ शिफ्ट ना कर पाए बहुत आसानी से पॉलिटिशियंस, इसलिए इस स्ट्रक्चर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया गया है विद 2/3 ऑफ मेजॉरिटी. इज इट क्लियर? सो दिस मेक्स फेडरलिज्म वेरी स्ट्रॉन्ग. 3 चीजें हैं. Power sharing between union government and state government is the basic to the structure of constitution. It is not easy to change it is not easy to make changes to this power sharing arrangement. Parliament alone cannot do it on its own. 2/3 majority and then rectification by at least half of the total states. इसलिए फेडरलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी. अभी आप देखिए, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ कर भी पाता है. क्योंकि आप देखिए जो कुछ बुक में लिखा है ना, उसकी प्रैक्टिकलिटी अगर आप रियल वर्ल्ड में पाओगे तो आप जो जितने भी टीचर्स आपको सिविक्स पढ़ाते हैं ना, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ बैठोगे कि मैम या सर ऐसा एक्चुअली होता कहाँ है, क्यों गलत पढ़ा रहे हो आप हमें. क्लियर? तो जो लोग मैनिपुलेशन कर जाते हैं या करना चाहते हैं, उन सबके ऊपर जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है हमारे गवर्नमेंट का थर्ड ऑर्गन, जिसे जुडिशरी कहा जाता है. क्लियर? जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आपकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे आपके बड़े से बड़े कोई भी इंसिडेंट हो जाता है आपकी कंट्री में, या फिर कोई भी गवर्नमेंट किसी तरीके से आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के दिए हुए प्रोविजंस के साथ अगर कोई मजाक करना चाहे, उनको ऑल्टर करना चाहे, अपने फेवर में करना चाहे, तो जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इज इट क्लियर? Judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedures. सबसे पहले तो आप देखिए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. क्लियर? जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मेदारी होती है एग्जीक्यूटिव्स की, और एग्जीक्यूटिव्स ने अपना काम कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया. अब जब वो जनता के पास चला गया है लॉ, तो जनता उसको मान रही है या नहीं मान रही है. अगर कोई उस लॉ की वायलेशन हो रही है तो उसमें जो पनिशमेंट दी जाएगी कि ये लॉ क्यों वायलेट किया जा रहा है, वो देगी आपकी जुडिशरी. इज इट क्लियर? सो जुडिशरी कहीं ना कहीं गारंटी करता है कि जो लॉज लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने बनाए और लागू किए हैं उसको हम अच्छे तरीके से लोगों को फॉलो करने के लिए भी कहेंगे, इंश्योर करेंगे. In case of any dispute about the division of powers, High Courts and the Supreme Court makes the decision. The union and the state governments
have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. तो हाई कोर्ट अगर स्टेट के केस में कोई क्वेश्चन है और अगर सेंटर के केस में कोई क्वेश्चन है तो आपके सुप्रीम कोर्ट्स, अदरवाइज डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आने से तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। क्लियर? तो कोई भी डिस्प्यूट होता है, आपने देखा ना कभी कभी केसेस आते हैं स्टेट वर्सेस दिस या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन वर्सेस दिस। क्लियर? तो कभी कभी सेंटर और स्टेट के बीच में इस तरीके के केसेस चल रहे होते हैं और उस केस में जुडिशरी उनको इंटरप्रेट करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या लिखा गया है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं कर रहे तो आपको ऑर्डर दिया जाता है दैट यू हैव टू फॉलो। सो जुडिशरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द पीस एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री, प्लस checking keeping a check on the working of the different levels of the government, that they are not acting in an arbitrary manner. Is it clear? कि वो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ है। लेट अस एक बार जल्दी से इसको रिकैपिटुलेट कर लेते हैं। हमने इस टॉपिक में पढ़ा है what makes India a federal country, two tier, enjoying separate jurisdiction। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यूनियन लिस्ट के बारे में पढ़ा, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड रेजिड्यूरी लिस्ट। एंड देन वी डिड सम स्पेशल पावर्स ऑफ फ्यू स्टेट जो कि अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने इथनिसिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर बहुत छोटी हैं तो उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट्स नहीं बनाया जा सकता, ना ही किसी और के साथ मर्ज कर दिया जाता है, तो उनको स्पेशल स्टेटस दिया जाता है कुछ स्टेट्स को, या फिर उन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया जाता है। एंड देन व्हाट मेक्स फेडरलिज्म सो स्ट्रॉन्ग? इट इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज sharing of power between union government and state is the basic structure of the constitution, not easy to change any provision. Parliament cannot do it again alone, 2/3 majority, and then to be rectified by half of the states. Is it clear? So with the next topic we meet in the next video. Till then, bye and take care. God bless you all.